हेलो एवरीवन। मैं आदित्य भारद्वाज आपका इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। सबसे पहले आता है मर्केंटिलिस्ट थ्योरी। इस थ्योरी के अनुसार किसी भी देश का जो स्ट्रेंथ है और पावर है वो इस पर निर्भर करता है कि उसके पास इकोनॉमिक वेल्थ कितना है। यहाँ इकोनॉमिक वेल्थ से मतलब प्रीशियस मेटल्स से है, जैसे कि गोल्ड और सिल्वर। हर एक देश को ये ट्राई करना चाहिए कि उसका जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो फेवरेबल हो। फेवरेबल का मतलब उसका एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट से ज़्यादा। इससे क्या होगा? डोमेस्टिक आउटपुट यानी प्रोडक्शन बढ़ेगा देश के अंदर एक्सपोर्ट करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। क्योंकि ये थ्योरी मानती थी कि वर्ल्ड का जो कुल संपत्ति है, जो वेल्थ है, वो फिक्स्ड है। तो एक देश का वेल्थ तभी बढ़ेगा जब दूसरे देश का वेल्थ कम हो। साथ ही साथ यह ये भी मानती थी कि कोई एक देश तभी गेन कर पाएगा ट्रेड में, इंटरनेशनल ट्रेड में, जब दूसरे देश को लॉस हो। यानी ऐसी कोई संभावना इनके अनुसार थी ही नहीं कि दोनों देशों को ट्रेड करने पर म्यूचुअल बेनिफिट हो सके। इस थ्योरी के बाद एडम स्मिथ अपना थ्योरी लेकर आते हैं, एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी। उनके अनुसार जो लेबर है वो एकमात्र फैक्टर प्रोडक्शन है, इन्होंने एज्यूम किया है। और कोई भी गुड्स का जो वैल्यू है ना, वो इसी के कारण है। यानी जो लेबर का कॉस्ट है वही अल्टीमेटली उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का वैल्यू है। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि लेबर इज कॉज एंड सोर्स ऑफ वैल्यू। अब कोई देश कितने लेबर में, कितने इनपुट में कितना आउटपुट बनाता है, यानी दो देश हैं, उसमें से एक देश अगर कम इनपुट पे उतना ही आउटपुट बनाता है तो हम बता सकते हैं कि हाँ भाई, जो पहला देश है उसको एब्सोल्यूट एडवांटेज है। या दूसरे शब्दों में कहें कि दो देश सेम प्रोड्यूस कर रहे हैं मगर कंट्री ए जो है वो कम इनपुट लेके उतना ही प्रोड्यूस कर रहा है, तो हम कहेंगे कंट्री ए को उस प्रोडक्ट में एब्सोल्यूट एडवांटेज। एग्जाम्पल से देखते हैं। यहाँ देखिए, दो प्रोडक्ट हैं। मान लीजिए एक है कूलर और दूसरा है वॉशिंग मशीन, और यहाँ दो देश हैं, एक है इंग्लैंड और दूसरा है पेरू। देखिए, एक यूनिट कूलर बनाने में इंग्लैंड के वर्कर को 10 घंटे लगते हैं और पेरू के वर्कर को 14 घंटे लगते हैं। ठीक है, तो अब बताइए दोनों में एब्सोल्यूट एडवांटेज किसको है? कौन कम इनपुट में ज़्यादा बराबर प्रोड्यूस कर रहा है, क्योंकि एक यूनिट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर इंग्लैंड को हम कहेंगे कि इसका जो है एब्सोल्यूट एडवांटेज है, क्योंकि वो सेम प्रोड्यूस करने के लिए कम इनपुट ले रहा है। ठीक है, अगर हम यहाँ वॉशिंग मशीन की बात करें तो देखेंगे कि इंग्लैंड वालों को, जो वर्कर्स हैं, उनको 12 घंटे लग रहे हैं एक यूनिट वॉशिंग मशीन बनाने में, जबकि पेरू के वर्कर को 8 घंटे लग रहे हैं। यानी कम इनपुट में कौन उतना ही बना रहा है? तो पेरू बना रहा है। यानी एडम स्मिथ के अनुसार दो देश आपस में ट्रेड करेंगे, दोनों को म्यूचुअल बेनिफिट होगा, लेकिन कौन देश क्या एक्सपोर्ट करेगा ये लिखा है। अ कंट्री प्रोड्यूसेस एंड एक्सपोर्ट्स दैट गुड इन विच इट इज़ मोर एफिशिएंट। मोर एफिशिएंसी कैसे? तो जिसको ज़्यादा एब्सोल्यूट एडवांटेज है जिस प्रोडक्ट में, वो सिर्फ उसी को बनाएगा और उसी को एक्सपोर्ट भी करेगा। ठीक है, अगली थ्योरी जो दी थी वो दी थी डेविड रिकार्डो ने। उनकी थ्योरी में जाने से पहले उनका एजम्पशन देखते हैं क्या है। ठीक है, पहला एजम्पशन है 2x2 मॉडल। 2x2 मॉडल से मतलब क्या है? 2x2 मॉडल से मतलब है कि यहाँ पर दो कमोडिटीज़ हैं और दो कंट्रीज़ हैं। ठीक है, दूसरा है लेबर इज़ द ओनली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड सप्लाई इज़ फिक्स्ड। यानी केवल लेबर ही एकमात्र फैक्टर है और उसका सप्लाई फिक्स्ड है, यानी उसका जो सप्लाई कब होगा ये परफेक्टली इनइलास्टिक होगा। तीसरा है कि कोई लेबर में कोई डिफरेंस नहीं, क्वालिटी में कोई डिफरेंस नहीं, सब एक समान है। उसके बाद चौथा देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ लेबर विद इन अ कंट्री। यानी एक देश के अंदर तो परफेक्ट मोबिलिटी है। परफेक्ट मोबिलिटी का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए किसी एक देश में एक पर्टिकुलर हिस्से में वेज रेट कम है और दूसरे में वेज रेट ज़्यादा है। ठीक है, तो जहाँ पर वेज रेट कम है ना, वहाँ के लेबर उस एरिया में चले जाएंगे जहाँ पर वेज रेट ज़्यादा है, लालच में, और तब तक जाते रहेंगे जब तक दोनों एरियाज़ में जो वेज रेट है वो बराबर ना हो जाए। यानी एक देश के अंदर जो वेज रेट है वो बिल्कुल एक समान रहेगा। लेकिन लेबर मोबाइल तो है, परफेक्टली मोबिलिटी तो है लेबर की, लेकिन सिर्फ देश के
अंदर है, आउटसाइड द कंट्री नहीं, यानी एक देश के लेबर दूसरे देश नहीं जा सकते हैं। उसके बाद पांचवा एजम्पशंस है फ्री ट्रेड। फ्री ट्रेड से क्या मतलब है कि कोई ट्रेड बैरियर्स नहीं है, ना कोई टैरिफ है, ना कोई कोटा है, ठीक है। और नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, यानी कि एक देश से दूसरे देश में सामान पहुंचाने में कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं लगता है, ये भी ये मानती है। अगला एजम्पशन है कि कोई मॉनेटरी सिस्टम नहीं है, कोई मनी वगैरह नहीं है, बार्टर सिस्टम से काम चलता है। परफेक्ट कंपटीशन है, अगला एजम्पशन है, लेबर मार्केट में भी और प्रोडक्ट मार्केट में भी, दोनों जगह पर परफेक्ट कंपटीशन है। अगला एजम्पशन है कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। इसका मतलब ये होता है, आपने पढ़ा होगा कि रिटर्न्स टू स्केल के 3 स्टेजेस होते हैं, एक इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल और एक होता है डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल। यहाँ पर ये एज्यूम किया गया है कि कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल है, यानी कि जैसे जैसे इनपुट बढ़ेगा जो आउटपुट में जो चेंज है वो इक्वल रहेगा, ठीक है, यही ये मानता है। उसके बाद टेस्टेस जो हैं वो दोनों देशों में एक समान है, प्रेफरेंसेस एक समान है। फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन यानी किसी तरह का वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, ठीक है। और टेक्निकल नॉलेज जो है वो गिवन है, मतलब कोई टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन वगैरह यहाँ पर नहीं होने वाला। देखिए रिकार्डो जो है वो एडम स्मिथ की बातों से बहुत हद तक सहमत थे, लेकिन कुछ बातों में वो उनसे सहमत नहीं थे। एडम स्मिथ एब्सोल्यूट एडवांटेज को ट्रेड का आधार बनाते थे और रिकार्डो का कहना था कि नहीं, कंपैरेटिव एडवांटेज होना ज़रूरी है, ठीक है। कैसे, ये क्या है कंपैरेटिव एडवांटेज? देखिए कंपैरेटिव एडवांटेज का मतलब होता है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कम होना, ठीक है। जैसे हम टेबल पे देखते हैं, यहाँ पर देखिए 2 देश हैं, ठीक है, कंट्री ए, ये कमोडिटी एक्स बनाने में यहाँ की जो लेबर को कितना घंटा लगता है? 12 घंटा लगता है, ठीक है। और उसी एक्स को बनाने में कंट्री बी के लेबर को 16 घंटा लगता है, ठीक है। कंट्री ए में ही कमोडिटी वाई को बनाने में 10 घंटा लगता है और कंट्री बी को कमोडिटी वाई बनाने में 12 घंटा लगता है। अगर हम तुलना करें तो क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि कमोडिटी एक्स हो चाहे वाई हो, ए को दोनों में एब्सोल्यूट एडवांटेज है? ये देखिए, ये 16 घंटा ले रहा है तो ये 12 घंटा ले रहा है कंट्री ए गुड एक्स में, और गुड वाई में भी देखें तो ये गुड कंट्री बी से कम टाइम लग रहा है कंट्री ए को बनाने में। यानी दोनों केसेस में हम देख रहे हैं, कमोडिटी एक्स हो चाहे कमोडिटी वाई हो, दोनों में ए को एब्सोल्यूट एडवांटेज है बी के तुलना में। तो क्या ट्रेड नहीं हो सकता? एडम स्मिथ की बात मानेंगे तो ट्रेड नहीं हो सकता है, लेकिन अगर हम बात करेंगे रिकार्डो की तो वो कहते हैं अभी भी ट्रेड जो है वो हो सकता है, फेवरेबल हो सकता है, ठीक है। जैसे इसी डायग्राम को अगर हम रफली इसी शेड्यूल को अगर हम रफली डायग्राम में बनाएं तो देखेंगे कि कंट्री ए का जो ये पीपीएफ है, ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर है, ठीक है। ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर जो है वो देख रहे हैं कंट्री ए का ज़्यादा है, यानी ये गुड अगर एक्स है और ये गुड वाई है, ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि जो कंट्री ए है वो पूरा रिसोर्सेस अपना लगा देगा, तो वो एक्स और वाई दोनों कंट्री बी की तुलना में ज़्यादा बनाएगा, यानी सारे रिसोर्सेज अगर वो एक्स में लगाता है तो वो इस पॉइंट पर आएगा, और अगर कंट्री बी पूरा रिसोर्स लगाएगा तो उससे पीछे ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि वो देख रहे हैं कि उसको किसी भी गुड में एब्सोल्यूट एडवांटेज नहीं है। यानी रिकार्डो का मानना था, ये लाइन पढ़िएगा, ईच कंट्री स्पेशलाइजेस इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड इन विच इट हैज़ मैक्सिमम कंपेरेटिव एडवांटेज। कंपेरेटिव एडवांटेज जिसमें उसको ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है, उसको वही चीज़ बनाना चाहिए। यानी यहाँ पर अगर हम देखें, ए को क्या बनाना चाहिए? ए को बनाना चाहिए कमोडिटी एक्स और बी को बनाना चाहिए कमोडिटी वाई, ठीक है। यानी ए जो है कमोडिटी एक्स बनाएगा और बी जो है कमोडिटी वाई बनाएगा, ठीक है। ये कहना था डेविड रिकार्डो का। उसके बाद थ्योरी आता है हेक्सर ऑर्लिन का, ठीक है। इन्होंने भी कई सारे एजम्पशंस किए, कुछ एजम्पशंस वहाँ आपको कॉमन दिखेंगे रिकार्डियन थ्योरी से। पहला यहाँ पर जो सबसे बड़ा चेंज है वो है 2x2x2 मॉडल, यानी यहाँ पर 2 कंट्रीज़ हैं, 2 नेशंस हैं और साथ ही साथ यहाँ पर 2 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। अब तक हमने सिर्फ एक फैक्टर प्रोडक्शन से बात की थी, यहाँ पर 2 कमोडिटी, 2 नेशन और 2 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट जो एजम्पशन ये लेते हैं वो ये है डिफरेंट फैक्टर इंडाउमेंट्स, मतलब
दो देश हैं, दोनों देशों में एक देश जो होगा वहाँ पर लेबर ज़्यादा होगा और दूसरा जो देश है नेशन टू, वहाँ पर कैपिटल ज़्यादा है, ठीक है। तीसरा है गुड, जो है पहला जो गुड है, गुड एक्स जो है वो लेबर इंटेंसिव है और गुड वाई जो है कैपिटल इंटेंसिव है। मतलब आप आगे देखेंगे क्या है लेबर इंटेंसिव से मतलब। चौथा है परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ लेबर विद इन अ कंट्री, बस वही वाले अजम्पशन जो हमने रिकॉर्डों में लिया था कि एक देश के अंदर तो मोबिलिटी है परफेक्टली, लेकिन देश से बाहर कोई मोबिलिटी नहीं है। फ्री ट्रेड एंड नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, बिल्कुल वैसे ही पहले अजम्पशन जैसा जैसा रिकॉर्डो में था। छठा भी वैसा ही है। सेवन्थ भी कॉमन है, कॉन्सेंट्रेशन टू स्केल, टेस्टेज सिमिलर है, फुल एम्प्लॉयमेंट है, टेक्नोलॉजिकल नॉलेज दोनों देशों में बिल्कुल सेम है। ये जो नया कुछ है वो है इंटरनेशनल ट्रेड इज़ बैलेंस्ड, यानी दोनों देशों को ट्रेड में बैलेंस, मतलब बिल्कुल बैलेंस है, कोई किसी तरीके का अनफेवरेबल ट्रेड नहीं हो रहा है, दोनों को फ़ायदा हो रहा है। और 12वां जो है इनकम्प्लीट स्पेशलाइजेशन प्रोडक्शन इन बोथ नेशंस, इसका मतलब है कि दोनों देश दोनों प्रोडक्ट्स बनाएंगे। ऐसा नहीं है कि एक ही देश एक प्रोडक्ट बनाएगा, दूसरा देश दूसरा प्रोडक्ट बनाएगा, दोनों देश दोनों प्रोडक्ट्स बनाएंगे। देखिए आगे ये क्या कहता है। इस थ्योरी का मानना था कि जो पैटर्न होता है ना ट्रेड का, वो डिपेंड करता है डिफरेंस इन फैक्टर इंडाउमेंट्स, यानी फैक्टर अलग अलग होने के चलते दो देशों में हमने बताया ना कि नेशन वन के पास क्या ज़्यादा है, नेशन वन के पास लेबर ज़्यादा है, नेशन टू के पास क्या ज़्यादा है, नेशन टू के पास कैपिटल ज़्यादा है, ठीक है। तो ये जो पैटर्न जो ट्रेड का होगा, कौन एक्सपोर्टर होगा कौन इम्पोर्टर होगा, वो किस पर निर्भर करेगा कि फैक्टर इंडाउमेंट्स कैसा है, ना कि प्रोडक्टिविटी से, ठीक है। ये थ्योरी का यही जीस्ट पॉइंट है। अब देखिए इसमें क्या है, रिलेटिव फैक्टर इंटेंसिटी, ये कैसे मेजर करते हैं, के बाई एल रेशियो, कैपिटल बाई लेबर रेशियो। अब देखिए नेशन वन है, ठीक है। नेशन वन में सिंपल से देखिए गुड एक्स के लिए कैपिटल कितना है 1 और लेबर कितना है 4, इसका रेशियो क्या होगा कैपिटल बाई लेबर 1/4। देखिए यहाँ पर यही है ना, कैपिटल बाई लेबर रेशियो फॉर गुड एक्स क्या है 1/4, नेशन वन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए गुड वाई के लिए कैपिटल कितना है 1, लेबर कितना है 1, तो यहाँ पर रेशियो क्या हो गया 1/1, के बाई एल क्या हो गया वाई के लिए 1/1 यानी कि 1। यानी यहाँ पे हम देख रहे हैं कि x जो है वो क्या है, ज़्यादा फ्लैट है। ज़्यादा फ्लैट होने का मतलब कि ये लेबर इंटेंसिव गुड, देखिए यहाँ पे लेबर है ना, एक्स एक्सिस पे लेबर मेजर कर रहे हैं, तो लेबर ज़्यादा यूज़ कर रहा है गुड, इसलिए देखिए स्टीपर है, ये फ्लैटर है सॉरी। और गुड वाई जो है वो स्टीपर है क्योंकि वो कैपिटल का यूज़ ज़्यादा कर रहा है, क्योंकि ये कैपिटल इंटेंसिव गुड है, ठीक है। अब नेशन टू का देख लेते हैं इस डायग्राम में। यहाँ पे देखिए एक्स को बनाने के लिए कितना कैपिटल लग रहा है 1 और लेबर, तो रेशियो क्या हो जाएगा 1/1, ठीक है। तो गुड एक्स के लिए क्या हो गया रेशियो 1/1। अब गुड वाई बनाने के लिए कितना कैपिटल लग रहा है 4, लेबर कितना लग रहा है 1, तो रेशियो कितना हो जाएगा 4/1 यानी कि 4। ये फिर देखिए वही चीज़ हुआ, यानी जो वाई गुड का जो हम देख रहे हैं के बाई एल रेशियो जो आ रहा है, जिसको हम कहते हैं फैक्टर इंटेंसिटी, वो कैपिटल की तरफ ज़्यादा है, यानी ज़्यादा स्टीप है। और एक्स का जो है वो फ्लैट है, ये जो बताता है कि एक्स को बनाने में लेबर जो है ज़्यादा लगता है, यानी कि एक्स जो है वो लेबर इंटेंसिव कमोडिटी है और वाई जो है वो कैपिटल इंटेंसिव कमोडिटी है। दोनों देशों में ये यही चीज़ है, ऐसा नहीं है कि नेशन वन में अलग है नेशन टू में अलग है, दोनों नेशंस में एक्स जो है वो लेबर इंटेंसिव कमोडिटी है और वाई जो है वो कैपिटल इंटेंसिव कमोडिटी है, ठीक है। देखिए रिलेटिव फैक्टर इंटेंसिटी हमने देख लिया, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि रिलेटिव फैक्टर एबंडेंस क्या होता है, ये कैसे मेजर करते हैं। इसका जो रेशियो होता है टी बाई टी एल होता है, यानी टोटल कैपिटल बाई टोटल लेबर उस देश में कितना है। जैसा कि हमने माना है कि नेशन वन जो है वो क्या है लेबर एबंडेंट है, तो इसका टी बाई टी एल रेशियो क्या होगा लेसर होगा, जाहिर सी बात है लेबर वहाँ पर ज़्यादा है, हमने पहले ही एज्यूम कर लिया है कि जो नेशन वन है वो लेबर एबंडेंट कंट्री है, तो उसका डिनोमिनेटर ज़्यादा होगा न्यूमरेटर कम होगा, तो उसका टी बाई टी एल रेशियो जो होगा वो लेस होगा। और नेशन टू का जो चूँकि कैपिटल एबंडेंट है तो इसका टी बाई टी एल रेशियो क्या होगा ज़्यादा होगा। यानी हम रिलेटिव फैक्टर एबंडेंस से मतलब यही है कि किस देश में कौन से फैक्टर ज़्यादा हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये बात ध्यान रखेंगे कि यहाँ हम हमेशा
रिलेटिव फैक्टर इंटेंसिटी की बात की, रिलेटिव फैक्टर एबंडेंस की बात की है। यानी कि हम रिलेटिवली बात कर रहे हैं, रेशियो में बात कर रहे हैं, अलग अलग बात नहीं कर रहे हैं कि वहाँ पर कितना है, यहाँ पर कितना है, इस देश में कितना है। हमको मतलब है कि दोनों का रेशियो कितना है, ठीक है। उसके बाद आता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। आप जानते हैं क्या होता है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर बताता है कि जब हम पूरे रिसोर्सेज को यूज़ कर लेते हैं एक देश का, तो मैक्सिमम कितना आउटपुट कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो नेशन वन है, ये हम माने हैं क्या कि ये लेबर अबंडेंट कंट्री है। लेबर अबंडेंट कंट्री है तो वो कौन सा गुड ज़्यादा उगा पाएगा, ज़्यादा बना पाएगा? एक्स गुड, क्योंकि वो लेबर इंटेंसिव कमोडिटी है एक्स। इसलिए देखिए एक्स एक्सिस पर ये ज़्यादा है, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ तक एक्सपेंड कर रहा है। जबकि नेशन टू में जो है वो कौन सा गुड ज़्यादा बना पाएंगे, वो गुड वाई बना पाएंगे, क्योंकि नेशन टू क्या है, नेशन टू है कैपिटल अबंडेंट कंट्री है, ठीक है। इसलिए वो कैपिटल इंटेंसिव गुड ज़्यादा बना पाएगा। इसलिए ये जो दोनों प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर्स हैं उसमें आपको डिफरेंस दिख रहा है। ये स्टीपर है और ये फ्लैटर है। नेशन वन वाला फ्लैटर है क्योंकि नेशन वन क्या है, लेबर अबंडेंट कंट्री है और वो ज़्यादा अच्छे से क्या प्रोड्यूस कर पाएगा, ज़्यादा क्या प्रोड्यूस कर पाएगा, लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट, जो कि है गुड एक्ट। देखिए हेक्सर ओलिन थ्योरी जो है उसके 4 कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। यहाँ पर ये 4 कंपोनेंट दिए हुए हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे 2 के बारे में, ठीक है, क्योंकि देखिए फर्स्ट ईयर में हम लोग को बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है। तो पहला हम पढ़ेंगे ये हेक्सर ओलिन ट्रेड थ्योरम, जो इसका मेन कंपोनेंट है, और फिर पढ़ेंगे फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरम। तो देखिए पहला एच जो थ्योरम है ये कहता है कि जो ये यही हेक्सर ओलिन थ्योरी का यही मेन फंडा है। ये जो मेन बात बताना चाहती है वो यही है कि जो कंट्री अगर रिलेटिवली लेबर, देखिए लेबर एबंडेंट नहीं, रिलेटिवली लेबर एबंडेंट लिखा हुआ, जैसा मैंने बताया आपको कि रिलेटिवली लेबर एबंडेंट जो कंट्री है वो क्या एक्सपोर्ट करेगी, लेबर इंटेंसिव गुड एक्सपोर्ट करेगी। यानी हमारे केस में जो नेशन वन है, ठीक है, वो क्या एक्सपोर्ट करेगा, गुड एक्स, क्योंकि गुड एक्स क्या है, लेबर इंटेंसिव है, और नेशन वन क्या है, लेबर एबंडेंट नेशन है, ठीक है। और क्या इंपोर्ट करेगा ये देश, ये इंपोर्ट करेगा रिलेटिवली कैपिटल इंटेंसिव गुड। यानी रिलेटिवली जो कैपिटल इंटेंसिव गुड है, यानी हमारे एग्जांपल में क्या हो जाएगा, वाई। ये डायग्राम देखिए, अगर आप समझ पाए तो इसका यूज़ कर सकते हैं, वरना रहने दे, कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट ईयर तक चलता है। देखिए यहाँ पर जैसे हमने ये 2 प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर्स पिछले डायग्राम में आपको दिखाया था। यहाँ पर देखिए ये जो आप देख रहे हैं इससे आप भली भांति परिचित होंगे। ये जो आप कर्व देख रहे हैं ये क्या है, ये है कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व 1 एंड 2। आप जानते हैं कि इंडिफरेंस कर्व जितना ऊपर होगा उतना ज़्यादा अच्छा है, उतना ज़्यादा सेटिस्फैक्शन वो रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए अगर 2 देश आपस में ट्रेड नहीं करते हैं तो नेशन वन जो है वो ए पर रहेगा और नेशन टू जो है वो अपने पीपीएफ के पॉइंट ए डैश पे रहेगा, ठीक है। यानी नेशन वन ए पर है, प्रोडक्शन कर रहा है, ए पॉइंट पर है पीपीएफ के अपने, और नेशन टू ए डैश पे है। और इस दोनों पॉइंट पर रहते हुए ये दोनों कौन से इंडिफरेंस कर्व पे हैं, इंडिफरेंस कर्व 1 पे, ठीक है। अगर वो ट्रेड करते हैं तो क्या होगा, जब वो ट्रेड करेंगे तो नेशन टू किस पॉइंट पर रहेगा, बी डैश पे, मतलब वो प्रोड्यूस करेगा, और नेशन वन जो है वो बी पॉइंट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। लेकिन जब वो आपस में ट्रेड करते हैं तो वो चले जाएंगे इंडिफरेंस कर्व 2 पर बाय ट्रेडिंग। देखिए प्रोडक्शन का उनका वही है, नेशन वन जो है वो बी पॉइंट पर प्रोड्यूस कर रहा है, नेशन टू बी डैश पे प्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन चूंकि ये ट्रेड कर रहे हैं तो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के कारण वो हायर इंडिफरेंस कर्व पे मूव करेंगे। देखिए ये कौन सा इंडिफरेंस कर्व है, इंडिफरेंस कर्व 2, पहले कहाँ थे, इंडिफरेंस कर्व 1 पे, यानी 1 से ये 2 पर हायर इंडिफरेंस कर्व पे आगे क्यों आ पाए, सिर्फ और सिर्फ ट्रेड करने के कारण। यानी ये जो आप देख रहे हैं, ये नेशन टू जो है वो वाई कमोडिटी का क्या करेगा, वाई कमोडिटी का ये एक्सपोर्ट करेगा, और ये जो आप देख रहे हैं ये वो इंपोर्ट करेगा, इतना जो क्वांटिटी है वो इंपोर्ट करेगा। यानी कि दोनों ट्रेड करके आपस में हायर इंडिफरेंस कर्व पे मूव करेंगे, यानी कि म्यूचुअली बेनिफिशियल ट्रेड पॉसिबल है। ये थ्योरी यही कहता है कि जो कंट्री लेबर अबंडेंट है उससे लेबर इंटेंसिव गुड ही एक्सपोर्ट करना चाहिए और कैपिटल इंटेंसिव गुड को इंपोर्ट करना चाहिए, ठीक है। लास्ट में जो आता है वो है फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरम, ठीक है। ये क्या कहता है, ये कहता है कि इंटरनेशनल ट्रेड जब होता है, ट्रेड के बाद स्पेशलाइजेशन हो जाता है
और स्पेशलाइजेशन हो जाने के बाद जो होमोजेनस फैक्टर्स हैं, जो हम पहले माना था कि जो लेबर और कैपिटल को जो हम दे रहे हैं रिटर्न्स, वो दोनों देशों में बराबर हो जाते हैं। उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। किसी भी कन्फ्यूज़न के लिए आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं, या मेरे व्हाट्सएप नंबर जो कि कॉलेज वेबसाइट पे है, आप उस पर भी कर सकते हैं, डाउट क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।